अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। खादिमा ने कहा कि इसी तरह टहलते रहो और वो रजी खातून के पास गई। सूरज गुरूब हो चुका था, सैरगाह पर तारीकी छा रही थी। इसहाक तुर्क एक ऐसी जगह रजी खातून शम्सुन्निसा और आमिर बिन उस्मान के पास बैठा था जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रजी खातून उसे हलब और मूसल के तमाम इसरार और धोखे बता चुकी थी। उसने इसहाक से कहा, सलाहुद्दीन अयूबी से कहना मैंने नूरुद्दीन जंगी का मकाम इज़्ज़ुद्दीन को दिया था। मैंने इस उम्मीद पर अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला किया था कि इज़्ज़ुद्दीन को जंगी मरहूम का सही जानशीन बना दूंगी और यह जंगी की तरह तुम्हारा दायां बाजू बनेगा। मगर शादी के बाद राज खुला कि मैंने उम्र भर की एक भयानक गलती की है। मुझे कैद कर लिया गया है। अब दमिश्क की लाज तुम्हारे हाथ में है। बैरूत के इलाके में तुम्हारा जिस तरह इस्तकबाल होगा वो तुम इसहाक से सुन लोगे। तुम ही फैसला कर सकते हो कि इन हालात में, जबकि बैरूत को मुहासरे में लेने का तुम्हारा मंसूबा पहले ही बैरूत पहुंच गया है, तुम बैरूत ही जाओगे या अपना मंसूबा बदल दोगे? इस सवाल का जवाब अली बिन सुफियान दे सकता है कि ये राज बैरूत किसने पहुंचाया। हमारी कौम में ईमान का नीलाम आम हो गया है। अरब के उमरा की अयाशियों का यही आलम रहा तो वो क़िबला अव्वल की तरह खाना काबा को भी बेच खाएंगे। अयाशी और हुक्मरानी मिलकर मुल्कों को टुकड़ों में काटती और कौमों का नामो निशान मिटा देती है। इज़्ज़ुद्दीन और अमादुद्दीन पर भी भरोसा न करना, ये तुम्हें मदद नहीं मदद का धोखा देंगे। बैरूत की बजाय हलब और मूसल को मुहासरे में लेकर इन ईमान फरोश हुक्मरानों से हथियार डलवाओ और ये अहम इलाके अपनी अमलदारी में ले लो, तो ये इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत होगी। अपने आबा व अजदाद की तारीख पर एक नज़र डालो। हमारे बादशाहों ने हमेशा मुल्कों के सौदे किए हैं और उन सौदों पर इस्लाम के सिपाही ने लकीर फेर दी और कौम की लाज रखी है। दुश्मन को सिर्फ सिपाही देखता है और दुश्मन के हाथों सिर्फ सिपाही कटता और मरता है। इसलिए वतन और कौम की कदर कीमत सिर्फ सिपाही जानता है। जब ये अय्याश हुक्मरान दुश्मन की भेजी हुई शराब, हसीन लड़कियों और दौलत के नशे में बदमस्त पड़े होते हैं, उस वक्त अल्लाह के सिपाही रेगजारों, कोहिस्तानों और समंदरों में कट रहे होते हैं। सलाहुद्दीन भाई, तुम्हारी उम्र भी सहराओं में लड़ते गुजरी है। मेरा पहला खामिंद भी सारी उम्र दीन के दुश्मनों से लड़ता रहा, मगर जब तुम ईमान फरोशों के खिलाफ उठते हो तो वो तुम्हें अपनी कौम का कातिल और गद्दार कहते हैं। इन फितनों की परवाह न करो। ये सब सलीबियों और यहूदियों के फतवे हैं जो हमारे अपने भाई तुम्हारे खिलाफ दाग रहे हैं। आओ, तूफान की तरह आओ। खुदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे लिए जमीन हमवार कर रही हूँ। यहाँ का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ होगा। बाकी खबरें इसहाक से सुन लेना। इसहाक तुर्क को तमाम तर मालूमात दे दी गईं। वो उठा और पौधों को रौंदता हुआ बाहर निकल गया। उसने कुछ ऐसा महसूस किया जैसे उसने किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनी हो। उसने इधर उधर देखा। उसे ये शक भी हुआ जैसे उसे कुछ दूर एक साया सा जाता और पौधों में गायब होता नजर आया हो। उसने ज्यादा तवज्जो न दी। उसके जहन पर यह मसला सवार था कि जिस कदर जल्दी हो सके वो काहिरा पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान अयूबी फौज के साथ कूच कर चुके हों। उसे इस कामयाबी की बहुत खुशी थी कि उसे हर जगह से निहायत कारआमद मालूमात मिल गई थी। वो अपने साथियों के पास गया, बहुत जल्दी में खाना खाया और रवाना हो गया। उसे अपना सफर इस वजह से लंबा करना पड़ा था कि हलब में अपने कमांदार से मिलना जरूरी था। हलब पहुंचा, कमांदार से मिला। उस रात का जिक्र है जिस रात इसहाक सैरगाह में रजी खातून से मिला था कि अनोशी तबीयत की खराबी का बहाना बना के इज़्ज़ुद्दीन और उसके करीबी हमराजों की महफिल में ना गई। इज़्ज़ुद्दीन उसकी मिजाज पुरसी के लिए गया तो अनोशी का चेहरा उतरा हुआ था। वो बात करती थी तो जबान हकलाती थी। इज़्ज़ुद्दीन ने अपने तबीब को बुलवाया। तबीब ने दवा दी जो अनोशी ने ये कहकर रख ली कि खा लेगी। उसने कहा कि वो आराम करना चाहती है। ये शब बेदारी और ज्यादा शराब पी लेने के असरात हैं। इज़्ज़ुद्दीन और तबीब चले गए। अनोशी दरवाजा अंदर से बंद करके लेटने की बजाय कमरे में टहलने लगी। वो बहुत बेचैन थी। उसने कई बार खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर देखा और कमरे में कभी टहलती, कभी रुकती और फिर खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर देखती। उसने अपने जेवरात वाला खुशनुमा बॉक्स खोला। उसमें से एक अंगूठी निकाली। उसके नगीने वाली जगह डिब्बिया की शक्ल थी। खुशनुमा और वजनी अंगूठी थी। उसने उस पर जड़ी हुई छोटी सी डब्बिया को, जो अंगूठी का हिस्सा थी, खोला। उसमें सफेद सफूफ भरा हुआ था। उसने सफूफ को जरा सी देखा और डिब्बिया बंद करके अंगूठी अपनी उंगली में डाल ली। इससे उसे कुछ सुकून महसूस हुआ, जैसे उसने अपनी बेचैनी और उदासी का जरिया पैदा कर लिया हो। रात आधी गुजर गई थी। उसकी जाती खादिमा उसके कमरे के करीब एक कमरे में सोई हुई थी। अनोशी ने उसे यह कह दिया था कि आज रात उसे उसकी जरूरत नहीं। आधी रात के बाद वो खादिमा के कमरे में गई और उसे जगाकर कहा कि आमिर बिन उस्मान को बुला लाओ। उसकी खादिमा उसकी और आमिर की मुलाकातों की राजदान थी। वो गई और आमिर बिन उस्मान को बुला लाई।
अनोशी ने खादिमा से कहा कि वो कमरे के बाहर बैठी रहे। आमिर, अनोशी ऐसे लहजे में बोली जिससे आमिर वाकिफ नहीं था। आज शाम वो कौन था जो सैरगाह में तुम सबके साथ बैठा था? कोई भी नहीं, आमिर ने लाइल्मी का इजहार करते हुए जवाब दिया। मेरे पास कोई नहीं आया था, मैं तो खातून की सवारी के साथ मुहाफिज बन के जाता हूं और उनसे दूर रहता हूं। आमिर, अनोशी ने बिल्कुल ही बदले हुए लहजे में कहा, मुझसे जमीन की तहों के राज पूछ लो। मैंने तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहा है, मगर तुमने मुझे कोई सीधी सादी सहराई लड़की समझ लिया है। तुम रजी खातून, शम्सुन निसा और उनकी खादिमा इकट्ठे बैठे थे और एक अजनबी तुम्हारे दरमियान बैठा था। राजो न्याज की बातें हो रही थीं। सबूत चाहते हो? मैं निकाब ओढ़कर और मस्तूर होकर वहां गई थी। तुम सब सरगोशियों में बात कर रहे थे। फिर वो अजनबी वहां से उठा और चला गया। मैं वहां से आ गई। इसहाक तुर्क जब उन लोगों से उठकर जा रहा था तो उसने किसी के कदमों की दबी दबी आहट सुनी थी और कुछ दूर एक साया भी देखा था। ये अनोशी थी जो चोरी छुपे रजी खातून, शम्सुन्निसा और आमिर बिन उस्मान के पीछे गई थी। आमिर बिन उस्मान से कोई जवाब न बन पड़ा। उसने कोई बेमानी सी बात की। अनोशी उस्ताद थी, वो समझ गई कि उसके शकूक व शुबात बेबुनियाद नहीं। उसने कहा, अगर शम्सुन्निसा अकेली होती तो मैं ये समझती कि उस शहजादी ने तुम्हें घेर रखा है, मगर ये मामला कुछ और है। मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे राज की ये बातें क्यों पूछते रहे हो? वैसे ही, आमिर ने हंसने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, इन बातों के साथ मेरी क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं सिर्फ इनसे लुत्फ उठाता था कि हम इन बादशाहों को क्या समझते हैं और ये अंदर से क्या है। आमिर, नौशी ने कहर भरी आवाज में कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं। मेरे इशारे पर इस शहर की ईंट से ईंट बज सकती है। मुझे मेरे प्यासे जज्बात ने धोखा दिया और मैं तुम्हारी मोहब्बत के नशे में अपने फराइज फरामोश कर बैठी और तुम अपना फर्ज अदा करते रहे। फिर भी मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत है, जिसका सबूत यह है कि तुम मेरे कमरे में जिंदा और सलामत हो। मैं अगर चाहती तो इस वक्त तुम कैद खाने की उस कोठड़ी में बेहोश पड़े होते जहां अजियतों के बाद गद्दारों और जासूसों को डाल दिया जाता है। मैंने तुम्हें इस जहन्नुम से बचा लिया है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने मेरे सीने से राज निकालकर उस अजनबी को दिए हैं और वो काहिरा चला गया है। मेरा खुलूस और मेरी मोहब्बत देखो कि मैंने उस आदमी को निकल जाने की मोहलत दी। मैं उसे उसी वक्त पकड़वा सकती थी, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मेरा जहर चूस लिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं जो इतना दिलनशीन धोखे का शिकार हो गई हूं। तुम जीत गए हो। सच कह दो आमिर, सच। हाँ नौशी, आमिर ने कहा, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। तुम मुझे कैद खाने में बंद करा दो। नौशी के आंसू बह निकले थे, लेकिन उसने कहकहा लगाया और कहा, बस इतनी सी बात ही पूछनी थी जो तुमने बता दी है। तुम्हें कोई कैद में नहीं डाल सकता। अब मैं भी इस खुशनुमा पिंजरे से आजाद होना चाहती हूँ। तुम शराब नहीं पीते, मैं तुम्हें बादशाहों का शरबत पिलाऊंगी। वो उठी और उस मेज के पास जा खड़ी हुई जिस पर सुराही रखी थी। उसकी पीठ आमिर की तरफ थी। अनोशी ने 2 प्याले नीचे सामने रखे, नाखून से अंगूठी के साथ जुड़ी हुई डिब्बिया खोली। उसमें जो सुफूफ था वो कुछ एक प्याले में और बाकी दूसरे प्याले में डाल दिया। आमिर ना देख सका। अनोशी ने दोनों प्यालों में सुराही से मशरूब डाला। एक प्याला आमिर को दे दिया, एक अपने हाथ में रखा। सूंघ लो, नूशी ने कहा, यह शराब नहीं शरबत है। ये मेरी मोहब्बत का जाम है, पी लो। उसने प्याला होंठों से लगा लिया। आमिर ने भी प्याला होंठों से लगाया। दोनों ने प्याले खाली कर दिए। अनोशी ने उसके हाथ से प्याला ले लिया और दोनों प्याले परे फेंक कर बाजू आमिर के गले में डाल दिए। अपने रुखसार उसके गालों से रगड़ती हुई बोली, अब हम आजाद हैं। अनोशी उचक कर आमिर से अलग हो गई और बोली, तुम भी गुनूदगी महसूस कर रहे हो? हाँ, आमिर ने जवाब दिया, मैं गहरी नींद से उठकर आया हूँ। नींद परेशान कर रही है। अब हम दोनों इतनी गहरी नींद सोएंगे कि हमें कोई जगा नहीं सकेगा। अनोशी ने ऐसी आवाज में कहा जिसमें गनूदगी का नुमाया असर था। कहने लगी, मैं तुमसे ज्यादा थकी हुई हूँ, गुनाहों ने थका दिया है। उसका सर डोलने लगा। उसने संभल कर कहा, ज्यादा बातों का वक्त नहीं आमिर, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। अब हम अगले जहान में इकट्ठे उठाए जाएंगे। मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूं, तुम अपना फर्ज अदा कर चुके हो। मैंने इस शरबत में वो जहर मिलाया था जो मुझ जैसी लड़कियों को देकर परदेश भेजा जाता है। यह जरूरत के वक्त के लिए दिया जाता है। इससे कोई तकलीफ और तलखी महसूस नहीं होती। बड़ी मीठी गुनूदगी में इंसान हमेशा की नींद सो जाता है। मैं इसलिए जिंदा नहीं रहना चाहती कि जिंदा रही तो तुम्हें सजा दिला दूंगी। तुम्हें इसलिए नहीं जिंदा रहने दिया कि कोई और लड़की ये ना कहे कि आमिर को उससे मोहब्बत है। आमिर बिन उस्मान लेट गया था, जैसे वो अनोशी की बातें सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। अनोशी का सर डोल रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक गई। खादिमा दरवाजे के साथ ही खड़ी थी। उसे अंदर बुलाकर कहा,
हम दोनों ने जहर पी लिया है। सबको बता देना कि हमने खुद जहर पिया है, किसी और ने नहीं पिलाया। कोई सलीबी मिले तो उसे बता देना कि सूडान की परी अपना फर्ज अदा करके मरी है। उसकी आवाज दब गई थी। वो गिरती गिरती आमिर तक पहुंची। खादिमा दौड़ती बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद कमरे में कई लोग आ गए। उन्होंने देखा कि आमिर बिन उस्मान पलंग पर चित पड़ा है और अनोशी उसके साथ लगी इस तरह लेटी हुई है कि उसका सर आमिर के सीने पर और उसका एक हाथ आमिर के सर पर था, जिसकी उंगलियां बालों में उलझी हुई थी। दोनों मरे हुए थे। उस वक्त इसहाक तुर्क मूसल से जा चुका था। अनोशी ने यह जानते हुए भी कि अजनबी सुल्तान अयूबी का जासूस हो सकता है, उसका ताक़ुब न किया, न गिरफ्तार करने की सोची। उसने जिंदगी की ये चंद ही साहतें रूहानी सुकून पाया था जो उसने आमिर के साथ प्यार के धोखे में गुजारी थी। उसने इस प्यार का सिला ये दिया कि इसहाक को जाने दिया। इसहाक तुर्क काहिरा से अभी कई दिनों की मुसाफिर जितना दूर था कि उसके घोड़े को सांप ने डस लिया। इस हादसे की तफसीलात इस कहानी की पिछली किसी किस्त में सुनाई जा चुकी हैं। हम जो वाकयात बता रहे हैं वो इस हादसे से पहले के हैं। खास तौर पर यह वाजे करने के लिए सुनाना जरूरी था कि इसहाक तुर्क कितनी अहम इत्तलात लेकर काहिरा जा रहा था। इस्लाम की इज्जत का दारोमदार इस पर था कि यह अकेला मुजाहिद इतने वसी और ऐसे जालिम सहरा से गुजरकर काहिरा बरवक्त पहुंचता है या नहीं। मगर उसके घोड़े को सांप ने डस लिया था। उसका घोड़ा मर चुका था और यह सवार सहरा के मजालिम से बेहोश हो गया। होश में आया तो वो तबीबों के खेमे में पड़ा था, जहां 2 सलीबी लड़कियां भी थीं। एक का नाम मेरीना और दूसरी का बारबरा था। ये तफसीलात भी हम पहले एक किस्त में बता चुके हैं, ताकि वो वाकयात एक बार फिर आपके जहन में ताजा हो जाए। इसहाक तुर्क बेहोशी में बुड़बड़ाता रहा था, जिससे सलीबियों की इस टोली पर यह जाहिर हो गया कि यह सुल्तान का जासूस है और कोई अहम खबर लेकर काहिरा जा रहा है। दोनों लड़कियों मेरीना और बारबरा की आपस में रकाबत थी। दोनों अपने कमांडर को चाहती थीं और कमांडर बारबरा को मोहब्बत का धोखा देकर मेरीना के साथ गहरी दोस्ती लगाए हुए था। पुराने इंतकाम के लिए इसहाक को चोरी छुपे बता दिया। बारबरा ने इंतकाम लेने के लिए इसहाक को चोरी छुपे बता दिया कि वो सलीबी जासूसों के जाल में आ गया है। इसहाक उसके जाल में ऐसी बुरी तरह आया कि उसने एतराफ कर लिया कि वो सुल्तान अयूबी का जासूस है और हलब से आया है। सलीबियों के सरबराह ने उससे पूछा कि वो क्या खबर लेके जा रहा है। इसहाक ने बताया कि खबर सिर्फ इतनी सी है कि नूरुद्दीन जंगी मरहूम की बेवा रजी खातून ने इज्जुद्दीन के साथ शादी कर ली है। सलीबी सरबराह ने कहा कि यह खबर पुरानी हो गई है और अब सुल्तान अयूबी शाम की तरफ पेशकदमी करने वाला है। इस सलीबी ने इसहाक तुर्क से कहा कि वो सलीबियों के लिए जासूसी करे और ये भी बताए कि वो क्या राज लेकर जा रहा था और बैरूत में जो मुसलमान जासूस हैं वो कौन कौन हैं और कहां कहां हैं, और अगर वो बताएगा नहीं तो उसे सलीबी इलाके में जाकर किसी कैद खाने के तहखाने में बंद कर दिया जाएगा। इसहाक ने यह सोचकर हथियार डाल दिए कि वो इनकी हिरासत से फरार होने की कोशिश करेगा। उसने वादा किया कि वो सलीबियों के लिए जासूसी करेगा। इससे यह भी पूछा जा रहा था कि वो क्या राज लेके जा रहा है। उसने चंद एक बातें घड़ ली जो ज्यादातर मुसलमान उमरा से ताल्लुक रखती थीं। बैरूत के मुतालिक उसने बेखबरी का इजहार किया और यह भी कि उसे बैरूत के रास्ते का भी इल्म नहीं। जैसा कि हमने पिछली किसी किस्त में बताया है कि यह सलीबी जासूसों और तखरीबकारों की पार्टी थी। इसके साथ इनके मुहाफिज भी थे और 2 लड़कियां। इस पार्टी की नफरी 8-9 थी। ये काहिरा से बैरूत को वापस जा रहे थे। उनके सरबराह ने इसहाक को बताया था कि वो रात को रवाना हो रहे हैं। इसहाक ने जब यह सुना कि बैरूत जा रहे हैं तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। वहां उसकी मुलाकात अपने नाइट से भी हो सकती थी, लेकिन यह कोई ऐसा मसला नहीं था। असल मसला यह था कि उसे सुल्तान अयूबी को बाल्डविन की फौज का डिप्लॉय बताना था और उसे खबरदार करना था कि वो बैरूत का मुहासरा ना करे। इसके बाद इसहाक जान देने के लिए तैयार था, मगर वो कैदी बन चुका था और निहत्था था। रात को इस काफिले ने वहां से कूच किया। इसहाक के हाथ पीठ पीछे बंधे एक ऊंट पर सवार कर दिया गया था। इस ऊंट पर सामान भी लदा हुआ था। सुल्तान अयूबी का यह जासूस बैरूत से काहिरा को रवाना हुआ, मगर काहिरा पहुंचे बगैर बैरूत को वापस जा रहा था। मुसाफत बड़ी ही लंबी थी। इसहाक तुर्क इस उम्मीद पर जा रहा था कि फरार की कोई सूरत पैदा कर लेगा। मैं अब एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता, सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सालारों से कहा। फौज तैयारी की हालत में है। इस हालत में फौज को ज्यादा अरसा रखना मुनासिब नहीं होता। सिपाहियों के आसाब थक जाते हैं। ये कैफियत जंग के लिए नुकसानदेह होती है। इसके अलावा मैं सलीबियों को तैयारी की हालत में दबोच लेना चाहता हूं। हम जब भी लड़े अपने इलाकों में लड़े हैं और इसी पर खुश हुए हैं कि हमने दुश्मन को पसपा कर दिया है। दुश्मन हमारी ही जमीन पर हमलावर हुआ और पसपा होकर हमारी ही जमीन पर रहा। अब मेरा हर इकदाम जारहाना होगा। फिरंगी फौज बैरूत में है।
मुझे इसके मुतालिक कोई इत्तला नहीं मिली। अगर बाल्डविन ने कोई नकलो हरकत की होती तो इत्तला आ जाती। मेरा कयास यह है कि वो और दूसरे सलीबी हमारे मुसलमान उमरा को अपना हिमायती और हमारा दुश्मन बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वो एक बार फिर हमें खाना जंगी में उलझाएंगे। वो जमीन दोज कार्रवाइयों में लगे रहें। हम बैरूत को मुहासरे में ले लेंगे और अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो ये अजीम शहर हमारे कब्जे में आ जाएगा। सालारों के इस इजलास में सुल्तान अयूबी की बहरिया का अमीरुल बहर भी मौजूद था। एक मिस्री वक़ाए निगार मोहम्मद फरीद अबू हदीद ने इसका नाम हसामुद्दीन लौनो लिखा है। ये बहरी जहाज का माहिर और गैर मामूली तौर पर काबिल अमीरुल बहर माना जाता था। बैरूत चूंकि बहरा रूम के साहिल पर वाक़ था, इसलिए सुल्तान अयूबी मुहासरा मुकम्मल करने के लिए समुंदर की तरफ से भी फौज भेजने का फैसला कर चुके थे। जिन दस्तों को बहरी जहाजों से जाना है और साहिल पर उतरना है वो सिकंदरिया पहुंच चुके हैं। हसामुद्दीन को हिदायत दी जा चुकी हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, समुंदर से जाने वाले दस्ते जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए ये कुछ दिन बाद रवाना होंगे ताकि खुश्की वाले दस्ते पहुंच जाएं। समंदरी दस्ते साहिल पर उतरेंगे। तेज रफ्तार कासिद हमें उतरने की इत्तला देंगे। शहर पर उनकी यलगार तूफानी होगी। अगर फिरंगियों ने हथियार न डाले तो आप सबको इजाजत होगी कि शहर को तबाह बर्बाद कर दें। औरत, बच्चे, बूढ़े और मरीज पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। उन्हें पनाह में लिया जाएगा। फौजियों को हलाक नहीं, कैद किया जाएगा। किसी सूरत में लूट मार नहीं होगी। आप सबको इजाजत होगी कि इन अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को मौके पर कत्ल कर दें, खा वो कितने ही ऊंचे ओहदे के अस्करी क्यों ना हो। खुश्की की तरफ जाने वाले दस्तों की पेशकदमी अमन के अंदाज से नहीं, जंगी रफ्तार से होगी। पड़ाव बगैर खैमों के होंगे। कोई सामान खोला नहीं जाएगा। सबको पानी महदूद मिकदार में मिलेगा। खाना पकाया नहीं जाएगा। खजूरों वगैरह का जखीरा साथ जा रहा है। जानवरों को पूरी खुराक दी जाएगी। सुल्तान ने चादर जितने चौड़े कपड़े पर काहिरा से बैरूत तक का नक्शा तैयार करा रखा था, जो उन्होंने दीवार के साथ लटकाया और पेशकदमी के रास्ते पर उंगली चलाते हुए कहा, यह होगा हमारा पेशकदमी का रास्ता। इजलास की खामोशी और ज्यादा गहरी हो गई। सुल्तान अयूबी ने सबके चेहरों को देखा और मुस्कुराकर बोले, खामोश क्यों हो? कहते क्यों नहीं कि हम दुश्मन के इलाकों में से गुजर कर जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम एहतियात के उसूलों पर जंग लड़ते रहे हैं। पेशकदमी से पहले हम पहलों की हिफाजत और पसपाई का रास्ता देखते रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि सलीबी फलस्तीन पर काबिज हैं और दमिश्क और बगदाद पर काबिज होकर मक्का और मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ने के मंसूबे बनाए हुए हैं। जियाद का बेटा तारिक समुंदर से दूर मिस्र के साहिल पर बैठा रहता तो यूरोप तक इस्लाम का परचम कभी न पहुंचता। कासिम का बेटा मोहम्मद इस कदर खतरनाक और इस कदर लंबी मुसाफत तय करके हिंदुस्तान पहुंचा था जिससे तारीख के वरक भी फड़फड़ा उठे थे। सलीबी बहुत दूर से हमारी सरजमीन में आए थे। अगर आप इस्लाम की सरबुलंदी चाहते हैं तो हमें आग में से गुजरना होगा। अगर सिर्फ हुकूमत करनी है तो आओ मिस्र और शाम को टुकड़ों में बांट लें और बादशाह बन के बैठ जाएं। फिर अपनी अपनी बादशाही को कायम रखने के लिए सलीबियों और यहूदियों से मदद देते रहेंगे और अपना दीन और ईमान उनके पास गिरवी रख देंगे। मोहतरम सुल्तान, एक सालार ने उठकर कहा, हम अहकाम और हिदायत के मुंतजिर हैं। हम में से कोई भी इससे खौफजदा नहीं कि हम दुश्मन के इलाकों से गुजरेंगे। हमें यह बताइए कि इन इलाकों से गुजरते हमारी तरतीब क्या होगी? क्या हर दस्ता अपनी हिफाजत खुद करेगा? नहीं, सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं इन्हीं हिदायत की तरफ आ रहा था। हर दस्ता अपनी पेशकदमी जारी रखेगा। दाएं बाएं, आगे और पीछे जो कुछ होता रहे उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। रसद इकट्ठी नहीं जा रही, इसे कई हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है ताकि दुश्मन इसे तबाह न कर सके। सारी फौज की हिफाजत छापामार जैश करेंगे। छापामारों के सालार सारिम मिस्री यहां मौजूद हैं। उन्हें बहुत पहले हिदायत दी गई थी। उन्होंने छापामारों को तरतीब और मश्क दे ली है। बाकी सब अपनी नजरें बैरूत पर रखेंगे। सुल्तान अयूबी ने हर किस्म की हिदायत देकर कहा, कूच आज रात के पहले पहर होगा और सबसे जरूरी एहतियात यह करनी है कि इस कमरे से बाहर किसी को पता न चले कि हमारी मंजिल क्या है। सिपाहियों और कमानदारों तक के कान में न पड़े कि हम कहां जा रहे हैं। सुल्तान अयूबी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बैरूत में उनके इस्तकबाल का इंतजाम कर दिया गया है और वो फिरंगियों को बेखबरी में शायद ना दबोच सकें। रात को जब फौज कूच कर रही थी, सुल्तान अयूबी अपनी हाई कमान के सालारों के साथ रास्ते में खड़े हर दस्ते की सलामी ले रहे थे और दुआएं दे रहे थे। उनके पास उनके एक बेटे का बुजुर्ग अतालीक भी खड़ा था। सुल्तान अयूबी असातिज़ा और उलमा की बहुत कदर किया करते थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।